नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के बिहार स्पेशल सेगमेंट में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार की जलवायु एवं मिट्टियों के बारे में। ठीक है, इससे पहले के सेक्शन में हम लोग बिहार की भौगोलिक विभाजन के बारे में देख चुके हैं और ये भूगोल का दूसरा वीडियो होगा बिहार की जलवायु के बारे में। ठीक है, इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं वो सारे आप लोग देख डालिए। इतिहास का सारा वीडियो मैं दे चुका हूँ। प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास वो सारा दिया जा चुका है और जनवरी से लेकर के मई तक का करंट अफेयर्स भी आपको दिया जा चुका है। तो वो सारे वीडियो जरूर देख लीजिए और यदि पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए यदि कोई समस्या हो या फिर कुछ कहना हो तो। ठीक है, तो आइए वीडियो को लंबा न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और एक बार फिर मैं चंद्रवर्धन स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट पे। तो देखते हैं बिहार की जलवायु के बारे में। बिहार भारत के उत्तरी मैदान के जिस जलवायु क्षेत्र में स्थित है उसके पूर्वी भाग में आर्द्र यानी कि सूखा तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु है। ठीक है, मतलब आर्द्र कहने का मतलब कि नम जलवायु है और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु है। मुख्यतः बिहार का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से प्रभावित होता है। ठीक है, बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिहार का अधिकांश भाग जो है वो कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, फिर भी यहाँ की जलवायु गर्म है और अधिकतम तापमान 45 डिग्री सी से सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। जैसा हम लोग देखते हैं गर्मियों में यहाँ वर्षा सामान्य होती है और देश के अन्य भागों की भांति यहाँ की जलवायु में विविधता और मौसमी परिवर्तन भी देखे जाते हैं। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा इस आर्द्र प्रदेश में ग्रीष्मकाल की अवधि छोटी और शीतकाल की अवधि लंबी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। इसके पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। यह हम ऊपर भी देख चुके हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग CWG तथा दक्षिणी भाग AW जलवायु के अंतर्गत आता है। यह हम लोग देखेंगे जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उस टाइम में इसको डिटेल में देखेंगे कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या है। ठीक है, और अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण किया गया भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, राज्य का उत्तर पूर्वी प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है तथा इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु की अवधि भी लंबी होती है। यह क्षेत्र नॉर्वेस्टर तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, मई माह में नॉर्वेस्टर से होने वाली वर्षा जूट की खेती के लिए उत्तम होती है। अरब सागरीय मानसून शाखा से प्रभावित रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश 1200 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, नॉर्वेस्टर वर्षा से प्रायः वंचित तथा धूल भरी आंधियों और लू से प्रभावित इस क्षेत्र या प्रदेश में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? मई का महीना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण की तुलना में इसके उत्तरी भाग में वर्षा कम होती है। मध्यवर्ती प्रदेश गंगा के दोनों ओर का क्षेत्र है जहां वर्षा कम होती है। यह क्षेत्र उच्चतम तापांतर का क्षेत्र है। ग्रीष्मकालीन धूल भरी आंधियों और लू से प्रभावित इस प्रदेश के लिए उच्च औसत तापमान का महीना जून है। ठीक है, बिहार की जलवायु को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक हैं जो बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला है हिमालय की अवस्थिति, जस्ट उत्तर में हिमालय अवस्थित है। दूसरा है कर्क रेखा से इसकी दूरी। तीसरा है बंगाल की खाड़ी से निकटता, बंगाल की खाड़ी के पास है। नॉर्वेस्टर एवं अन्य ग्रीष्मकालीन तूफान और सबसे लास्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। बिहार की जलवायु की प्रकृति पूर्ण रूपेण महाद्वीपीय नहीं कही जा सकती है क्योंकि वर्ष के अधिकांश भाग में वायु में पर्याप्त नमी बनी रहती है। इसको संशोधित महाद्वीपीय प्रकृति का क्षेत्र कहा जा सकता है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बिहार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। पहला है आपका ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु और तीसरा है शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि होती है वह मार्च से जून के मध्य तक होती है।
सूर्य के उत्तरायण होने के कारण इस समय तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है और वायु भार कम होता जाता है। अप्रैल और मई में तापमान जो है वह काफी बढ़ जाता है। चूंकि अप्रैल और मई में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है और कर्क रेखा इस प्रदेश से होकर गुजरती है, अतः प्रायद्वीपीय भारत के निम्न वायु दाब का क्षेत्र खिसकता हुआ उत्तर की ओर बढ़ता है। फलस्वरूप तेज गति से औसतन 10 किलोमीटर प्रति आवर जो है प्रति घंटा मधुवन हवाएं चलने लगती हैं। स्थानीय कारणों से इसका वेग जो है वो काफी अधिक बढ़ जाता है। धूल भरी आंधियां और झंझावत सामान्यतः प्रत्येक सप्ताह के पिछले पहर या संध्या में आती है। कभी कभी साथ में ओले भी पड़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण बिहार के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्वेस्टर मई जून महीनों में आते हैं तथा इनका प्रभाव बिहार के पूर्वी भागों में पड़ता है, जिससे प्रायः वर्षा हो जाया करती है। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली लू, जो कि गर्म हवा की लहर होती है, यहाँ की जलवायु की प्रमुख विशेषता है। ये हवाएं 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हैं। तो लू में जो हवाएं चलती हैं वह उसकी गति क्या होती है, यहां से आप देख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो गया जिला है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जो समय होता है वह मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर तक होता है। बिहार में वर्षा ऋतु का आगमन मध्य जून में मानसून के साथ होता है। जलवाष्प से लदी ये हवाएं दक्षिण पश्चिमी मानसून भार के अन्य भागों को अपने बौछारों से भिगोती हुई, मतलब बिहार के अन्य भागों को अपने बौछारों से भिगोती हुई मध्य जून तक, यहाँ पे भारत होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे तो छूट गया है, भारत के अन्य भागों को अपनी बौछारों से भिगोती हुई मध्य जून के तक जो है बिहार पहुंच जाती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून मूलतः हिंद महासागर के दक्षिणी विस्तार में उत्पन्न होता है और अरब सागर से होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करता है। यही मानसून बाद में बिहार में भी आ जाता है। मानसून के बारे में जो भी आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी का जो मैं बताया था 10th क्लास का 9th क्लास का जो ज्योग्राफी में ने वीडियो दिया है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मानसून के बारे में बताया हूं, जितना भी मानसून का चक्र होता है, ठीक है। तो वो वीडियो जाकर के आप देख लीजिए यदि आपको पूरी प्रक्रिया को समझना है। तो यहाँ पर वीडियो लंबा ना हो जाए, और चूंकि पीटी में ये सब पूछा नहीं जाता प्रक्रिया वगैरह, तो इसलिए यहाँ पर समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। राज्य में वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है। मानसून का यह प्रभाव 15 अक्टूबर तक रहता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15 अक्टूबर तक रहता है, याद रखिएगा। इसके बाद मानसून का प्रवाह शिथिल हो जाता है और मंद गति से हवा विपरीत दिशा में बहने लगती है। इसे मानसून का प्रत्यावर्तन या मानसून का लौटना कहते हैं। इसके साथ ही मैदानी भागों में ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का बहना प्रारंभ हो जाता है, जो शरद ऋतु के आगमन का संकेत माना जाता है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में, जबकि सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूखंड पर होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, किशनगंज जिला में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देख लेते हैं मानसून प्रत्यावर्तन या फिर मानसून का लौटना। इस काल का जो मध्य अक्टूबर से नवंबर तक का होता है, शरद ऋतु का काल कहते हैं, ठीक है। मतलब शरद ऋतु का काल कब से कब तक होता है, मध्य अक्टूबर से नवंबर तक। इस समय का मौसम शीतल सुहावना एवं सरल होता है। सर्दी एवं गर्मी हल्की हल्की रहती है। अक्टूबर के मध्य तक बिहार के साथ ही भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान में मानसून का जोर समाप्त हो चुका होता है। वायुमंडल में शेष बची आर्द्रता एवं ओस पड़ने से, ये ओस होना चाहिए, ओस पड़ने से वातावरण में तापमान का घटना शुरू हो जाता है और मंद गति से हवा विपरीत दिशा में बहने लगती है। इसे ही मानसून का प्रत्यावर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो मानसून का प्रत्यावर्तन क्या होता है, यह हम लोगों ने देखा। मानसून का लौटना किसे कहते हैं, इसको विशेष तरीके से समझने के लिए एनसीईआरटी का 9th क्लास का जो मैंने वीडियो बनाया है वो जरूर जाके देखें, ठीक है। शीत ऋतु
के बारे में यदि देखते हैं तो नवंबर से फरवरी तक का जो महीना का जो कालखंड होता है वह शीत ऋतु का कालखंड होता है। राज्य में मानसून के समाप्त होते ही आर्द्रता और रात में भरपूर ओस पड़ने से तापमान कम होने लगता है। इसी समय पश्चिम से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती है जिसे पछुआ बयार कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। स्वच्छ आकाश, सहनीय सूर्य की मृदुल किरणें, मंद पछुआ पवन, शांत रात्रि एवं शबनम से परिपूर्ण सुबह शीत ऋतु को विशिष्ट बना देती है। नवंबर का तापमान 19.6 डिग्री सेंटीग्रेड से 22.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जबकि जनवरी माह का औसत न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। दिसंबर से जनवरी माह में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय तूफान मौसम बदल डालते हैं तथा झंझावतीय वर्षा होती है। इस प्रकार प्रायः घनघोर वर्षा होती है जो रबी फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है। उत्तर पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों के समीप पाला गिरने से की भी संभावना रहती है जिससे फसलों को, खासकर आलू को बहुत नुकसान पहुंचता है। बिहार में शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोपेन ने अपने जलवायु विभाजन में बिहार के उत्तरी भाग को CWG और दक्षिणी भाग को AW जलवायु के अंतर्गत माना है। यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं। थार्नवेट ने बिहार के अधिकांश भाग को CAW और उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को CBW में माना है, ठीक है। और ट्रिवार्था ने लगभग आधे उत्तरी भाग को CAW और आधे दक्षिणी भाग को AW जलवायु वर्ग विभागों में प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो ये तीनों जो है जलवायु वर्गीकरण, यह याद रखिएगा। कोपेन वाला तो पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि थार्नवेट और त्रिवार्ता भी पूछ दे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में, यानी कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। तो कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है पश्चिमोत्तर का मैदान, दूसरा है पूर्व का मैदानी भाग, तीसरा है दक्षिण पश्चिम का मैदान और चौथा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है। तो देख लेते हैं कि किस जलवायु क्षेत्र में कौन कौन सा जिला आता है। कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में देखें तो पश्चिमोत्तर का जो मैदान है उसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इससे मैप पर भी आपका पकड़ हो सकता है कि पश्चिमोत्तर भाग में कौन कौन सा जिला है, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पूर्व का मैदानी भाग, तो पूर्व में कौन कौन से जिले हैं देख लीजिए। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, अररिया और किशनगंज, ठीक है। इसके बाद आता है दक्षिण पश्चिम का मैदान। तो दक्षिण पश्चिम के मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं? गया हो गया, नवादा हो गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर तथा बक्सर। और दक्षिण का पठारी क्षेत्र देख ले तो बांका, जमुई, कैमूर, लखीसराय और शेखपुरा, और कैमूर के अंतर्गत भभुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर बिहार का वर्गीकरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है पूछ दे, मिलान करने के लिए पूछ दे, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं बिहार के जलवायु प्रदेशों के बारे में, ठीक है। वो था आपका कृषि जलवायु प्रदेश और ये है जलवायु प्रदेश। जलवायु की क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर बिहार को मुख्य रूप से 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश, दूसरा है, गिरिपाद कहने का क्या मतलब होता है? पर्वत का जो आपका निचला भाग होता है, पर्वत जहां भूमि को टच करती है, स्पर्श करती है, वो जो क्षेत्र होता है उसको गिरिपाद कहते हैं, मतलब कि पर्वत का पैर, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश, दूसरा है उत्तर पूर्वी प्रदेश, तीसरा है रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश और चौथा है मध्यवर्ती प्रदेश। हिमालय के गिरिपाद के निकट स्थित बिहार के उत्तरी भाग यानी कि उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश में 1400 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह क्षेत्र जुलाई में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि उत्तरी बिहार के अन्य क्षेत्रों के लिए अगस्त उच्च वर्षा का महीना होता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इस आर्द्र क्षेत्र में ग्रीष्म काल की अवधि छोटी और शीतकाल की अवधि लंबी होती है, ठीक है। यहाँ पर उल्टा है। राज्य का उत्तर पूर्वी प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है तथा इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु की अवधि भी लंबी होती है। यह क्षेत्र नॉर्वेस्टर तथा दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों से वर्षा
प्राप्त करता है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मई माह में नार्वेस्टर से होने वाली वर्षा जूट की खेती के लिए उत्तम होती है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नार्वेस्टर से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए उत्तम होती है, तो जूट के लिए। नार्वेस्टर वर्षा से प्रायः वंचित तथा धूल भरी आंधियों और लू से प्रभावित इस प्रदेश में सबसे गर्म महीना मई का होता है। दक्षिण की तुलना में इसके उत्तरी भाग में वर्षा कम होती है। मध्यवर्ती प्रदेश गंगा के दोनों ओर का क्षेत्र है जहां वर्षा कम होती है तथा यह उच्चतम तापांतर का क्षेत्र है। ग्रीष्मकालीन धूल भरी आंधियों और लू से प्रभावित इस प्रदेश के लिए उच्च औसत तापमान का महीना जून है। ठीक है, यह सब हम लोग ऊपर भी 2-3 लाइन लगता है रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का जलवायु जो है बिहार का खत्म हो जाता है। इससे ज़्यादा कुछ पॉइंट बनता नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने समाहित इसमें कर दिए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर मेंस में भी आपका बिहार की जलवायु के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा आता है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, आगे देख लेते हैं बिहार की मिट्टियां एवं उनका वर्गीकरण। चट्टानों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और टूट फूट के कारण जो तत्व विशिष्ट रूप ग्रहण करते हैं उसे मृदा या मिट्टी कहते हैं। मानवीय विकास और भौतिक परिवर्तनों के तत्वों के अंतर्गत मिट्टी या मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह कृषि एवं वनस्पति का मूल आधार है। मृदा की निर्माण प्रक्रिया में चट्टानों की प्रवृत्ति के साथ साथ जलवायु के विविध कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसमें वर्षा की मात्रा, आर्द्रता और तापमान महत्वपूर्ण है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में मिट्टी निर्माण के जनक शैल, मतलब कि जिन पत्थरों से मिट्टी का निर्माण हुआ है, स्थलाकृति और वनस्पति में न केवल अंतर पाया जाता है बल्कि यहाँ जलवायु की परिस्थितियां भी भिन्न होती हैं। राज्य में मुख्यतः जलोढ़ मृदा लगभग 90% भाग पर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार का मैदानी भाग जहां गंगा के विशाल मैदान का मध्यवर्ती भाग विस्तृत है, वहां प्रवाही या अपोढ़ मृदा मिलती है। बिहार में यह मिट्टी विशाल हिमालय पर्वतीय श्रृंखला की चट्टानों से उत्पन्न हुई है। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक, रासायनिक तथा रचनात्मक विशेषताओं के साथ साथ मूल चट्टान, भू आकृति और आर्द्रता के आधार पर बिहार की मृदाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा। ठीक है, उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा के बारे में देखें तो यहाँ पर जो है आपका इस भाग में शिवालिक श्रेणी के पश्चिमी चंपारण के पर्वतीय भाग को छोड़कर शेष सभी जगह जलोढ़ मृदा, यानी कि स्थानीय भाषा में जिसे कछारी मिट्टी कहते हैं वह पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इस मृदा का निर्माण कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक और इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। ठीक है, जो कि हम लोग देखते हैं कि उत्तरी बिहार में है ये सारी नदियां। शिवालिक श्रेणी के पर्वतीय भागों में वनीय या पर्वतीय मृदा मुख्य रूप से विकसित होती है। इस मिट्टी में अभ्रक, लौह यस्क, क्वार्टजाइट, फेल्सपार जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं वह हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका उप हिमालय पर्वत पादीय मृदा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मैप के माध्यम से। ठीक है, मैप पर देखने पर थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका बिहार की मिट्टियों के बारे में। ठीक, और देख लेते हैं यह आपका ये जो है शिवालिक की श्रेणी वाला भाग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका देख सकते हैं ये बलुई मिट्टी जो है यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो इन क्षेत्रों में जो है आपका बलुई मिट्टी पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपका पाया जाता है बलुई मिट्टी। ठीक है, बलुई मिट्टी। ओके, आगे देख लेते हैं, ये हो गया आपका बलुई मिट्टी का क्षेत्र। फिर आगे देख लेते हैं तो दलदली मिट्टी उसके जस्ट नीचे, ये जो है आपका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो क्षेत्र है यह आपका हो गया दलदली मिट्टी का क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया आपका दलदली मिट्टी। ठीक, तो याद रखिएगा। ठीक, ये हो गया आपका दलदली मिट्टी का क्षेत्र। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि खादर मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। खादर मिट्टी का क्षेत्र यदि हम लोग देखें तो खादर मिट्टी का जो क्षेत्र है, ये सारा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये टोटल क्षेत्र जिसमें इस प्रकार से रेखा खींची हुई है, ये यहाँ से शुरू हो जाता है टोटल। ठीक है, ये टोटल जो है ये
आपका इस प्रकार से जो भी रेखा खींची गई है आप देख सकते हैं, ये टोटल क्षेत्र जो है यह आपका आ जाता है खादर मिट्टी का क्षेत्र। ठीक है, खादर मिट्टी किसको कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यह हो गया खादर मिट्टी का क्षेत्र। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो बांगर मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? ये हो गया आपका उत्तरी बिहार के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दक्षिणी बिहार में जो है आपका ये डॉट डॉट वाला जितना है, ये डॉट डॉट वाला जितना है, यह क्षेत्र जो है आपका बांगर मिट्टी का क्षेत्र है। यह हो गया आपका बांगर मिट्टी का क्षेत्र। ठीक, और ऊपर में भी हम लोग देखते हैं तो यह जो डॉट छोटा छोटा डॉट वाला है यह भी आपका बांगर मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक, और ये भी जो है आपका बांगर मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है आपको देख रहा है। ठीक, तो इधर जो है आपका बांगर मिट्टी का क्षेत्र हो गया। ओके, उसके बाद देख लेते हैं लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी जो है वह हम लोग देखते हैं कि आपका ये आपका जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर आपका लाल पीली मिट्टी पाई जा रही है। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जा रही है? लेटेराइट मिट्टी जो है वह आपका इस क्षेत्र में पाई जा रही है। ठीक है, जो आपका ये पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर कुछ मात्रा में लेटेराइट मिट्टी पाई जा रही है, अधिक मात्रा नहीं है इसकी। ठीक है, ये जो छोटा सा क्षेत्र है यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी है, जो बड़ा वाला गोला आपको दिख रहा है। ठीक, इसके बाद आते हैं काली मिट्टी का क्षेत्र देख लेते हैं। तो ये जो भाग है आपका दक्षिण पूर्वी भाग जो है ये आपका काली मिट्टी थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि यह जो है पठारी प्रदेश है और झारखंड से लगा हुआ है, तो झारखंड में काली मिट्टी जो है वह पाई जाती है। वैसे काली मिट्टी जो है वो मुख्यतः आपका गुजरात वगैरह में पाई जाती है, गुजरात महाराष्ट्र वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी का ये क्षेत्र हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट है लाल बलुई मिट्टी। तो लाल बलुई मिट्टी जो है वह आपका इस क्षेत्र में पाई जाती है। यह जो है आपका ये दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है इसमें आपका पठारी क्षेत्र भी आता है, तो यहाँ पर आपका पाई जाती है लाल बलुई मिट्टी। ठीक, लाल बलुई मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि इस क्षेत्र में जो है लौह अयस्क काफी मात्रा में मिलते हैं, तो लौह अयस्क के कारण इसका जो है रंग लाल है। और बलुई मिट्टी क्यों? तो पठारी क्षेत्र है इसलिए यहाँ पर बलुई मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि उत्तर का जो शिवालिक का श्रेणी है इसका जो भाग है सबसे उत्तरी भाग जो है वहां पर बलुई मिट्टी पाई जाती है। फिर उसके जस्ट नीचे जो है आपका दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, उसके नीचे यदि देखें तो यहाँ पर बांगर मिट्टी पाई जाती है, और यह जो है दक्षिणी बिहार में भी बांगर मिट्टी पाई जाती है। फिर जो है आपका उसके नीचे देखते हैं तो यह जो है आपका खादर का क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद फिर इधर थोड़े छोटे से भाग में आपका पश्चिमी भाग में लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक, उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं कि नीचे भी आपका बांगर मिट्टी काफी मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में। फिर नीचे की ओर आते हैं तो दक्षिण में आपका लाल पीली मिट्टी भी पाई जाती है, और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखें तो काली मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मैप पर देखा कि कहां पर किस क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं इन मिट्टियों के बारे में डिटेल से। ठीक, तो उप हिमालय पर्वतपादीय मृदा। ठीक है, इस प्रकार की मृदा का विस्तार उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में सोमेश्वर पहाड़ियों किशनगंज तक फैला है। ठीक है, तो यह हम लोगों ने मैप पर देखा है कि ऊपरी जो भाग था वहां पर कौन सी पर्वतपादीय मृदा पाई जा रही थी। ठीक है, जिसको बलुई मिट्टी कहते हैं। पर्वतीय ढालों पर वर्षा अधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ मृदा की परत पतली होती है। यह एक प्रकार की चिकनी मिट्टी है। रंग हल्का भूरा या पीला, पर्याप्त आर्द्रता होती है, सामान्य श्रेणी की उर्वरता होती है। जैविक पदार्थों या ह्यूमस की अधिकता के कारण यह मृदा धान, मक्का, जौ इत्यादि फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके नीचे हम लोग आते हैं तो दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा आती है, जैसा हम लोगों ने देखा भी
था मैप में। तो यह मिट्टी उप हिमालयी मिट्टी के दक्षिणी भाग में 3 से 8 किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है। इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यह मिट्टी कुछ स्थानों पर दलदली भी होती है तथा इसका रंग हल्का भूरा या पीला होता है। इसमें छोटे छोटे कंकर और चूने की मात्रा पाई जाती है। यह अम्लीय मिट्टी धान, जूट, गन्ने एवं पटसन की खेती के लिए उत्तम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी। जैसा मैंने बताया था, यह मिट्टी घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में पाई जाती है तथा इसका विस्तार पूर्णिया के दक्षिण भाग से शुरू होकर सहरसा, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग एवं समस्त सारण जिला तथा चंपारण के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो यह जो क्षेत्र है यह याद रखिएगा। इस मृदा को बाल सुंदरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में चूने और पोटास की अधिकता होती है। चूना जो है वो 30% से अधिक पाया जाता है और पोटास की भी अधिकता होती है, परंतु फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इस कारण इस मिट्टी का रंग भूरा तथा सफेद होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है। इस क्षारीय प्रकृति की मृदा में गन्ना, मक्का, धान, गेहूं, ईख, तंबाकू इत्यादि फसलें एवं आम, लीची तथा केले के बागान पाए जाते हैं। ठीक है। नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी के बारे में देख लेते हैं अब। तो यह मिट्टी विभिन्न नदियों के अवसादों से निर्मित होती है, इसलिए इसमें खनिज तत्वों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग भूरा होता है। गाढ़ा तथा काला भी होता है इसका रंग। यह मिट्टी गंगा की घाटी, गंडक और बूढ़ी गंडक के निचली घाटी, कोसी और महानंदा की घाटी में पाई जाती है। मुख्यतया सहरसा तथा पूर्णिया जिले के कोसी क्षेत्र में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। इसमें चीका यानी कि क्ले और बालू की प्रधानता होती है। ठीक है, जो कि नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन की कमी होती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजन की कमी होती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पाई जाने वाली यह मृदा काफी उपजाऊ होती है। यह मिट्टी धान, गेहूं इत्यादि की कृषि के लिए उपयुक्त है। राज्य के उत्तरी भाग में अधिक वर्षा होने के कारण इस मृदा में जूट की पैदावार भी की जाती है। इसके बाद आते हैं दूसरा भाग जो है, दूसरा जो विभाजन होता है बिहार की मृदाओं का, उसमें है गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा यानी कि दक्षिणी बिहार की मृदा। तो इसमें भी जो है राज्य में इस मृदा का विस्तार छोटा नागपुर पठार व गंगा नदी के बीच है, जिसमें ताल, पुरानी जलोढ़ तथा बालथर मिट्टियां मिलती है। इस मिट्टी का निर्माण पुनपुन, सोन, फल्गु एवं उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, पुनपुन, सोन, फल्गु ये सब देखते हैं कि दक्षिणी बिहार में की नदियां हैं। तो दक्षिणी बिहार के मैदान में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, यह हम लोग देख लेते हैं। पहला है ताल या टाल की मृदा। इस मृदा का निर्माण वर्षा ऋतु के बाद आई बाढ़ के द्वारा बारीक और मोटे कण वाले अवसादों के निक्षेप से होता है। गंगा के दक्षिणी मैदान में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की भारी मृदा के रूप में टाल या ताल मृदा विस्तृत है। इन कुछ क्षेत्रों में इस मृदा में बलुई केवाल भी शामिल है। दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए यह मृदा उपयुक्त है। यह काफी उर्वर होती है यानी कि उपजाऊ होती है और रबी फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका करैल केवाल मृदा। इस मृदा का विस्तार टाल या ताल क्षेत्र के दक्षिण में भोजपुर, बक्सर, उत्तरी रोहतास, उत्तरी गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, मुंगेर इत्यादि में पाया जाता है। तो क्षेत्र याद रखिएगा, करैल केवाल मृदा इंपॉर्टेंट है। करैल मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है और केवाल मृदाओं में क्षारीय एवं अम्लीय गुण अधिक संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मृदा में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है तथा इसमें अधिक उर्वरा शक्ति पाई जाती है और जल ग्रहण क्षमता जो होती है वह अधिक होती है। इसका रंग भूरा, पीला तथा हल्का पीला होता है। यह धान, गेहूं, बाजरा और अरहर की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट बालथर या कांप मृदा। राज्य में यह मृदा गंगा के दक्षिणी मैदान व छोटा नागपुर पठार के मिलन क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
यह अम्लीय मिट्टी इस अम्लीय मिट्टी में रेत तथा कंकर की बहुलता पाई जाती है। इस मृदा का रंग पीला तथा लाल होता है। इस मृदा का विस्तार कैमूर से भागलपुर तक एक संकीर्ण पट्टी लगभग जो कि 5 से 15 किलोमीटर तक है, वहां कैमूर पठार और गंगा सोन दोआब की संधि स्थल पर भी पाई जाती है। कैमूर पठार के पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक यह पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है तथा इसमें अरहर, कुर्थी, ज्वार, गेहूं, बाजरा इत्यादि मोटे अनाज बोए जाते हैं। लोहा का अंश अधिक तथा जल ग्रहण क्षमता इसमें कम होती है। इसमें लौह अयस्क की अधिकता होती है, उसका अंश अधिक पाया जाता है तथा जल संग्रहण क्षमता जो होती है इसकी वो कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कगारी मृदा। कगारी मृदा के बारे में यदि हम लोग देखें तो यह मिट्टी गंगा के दक्षिणी तट, सोन, किऊल, पुनपुन, फल्गु इत्यादि नदियों के मोटे तटबंधों के रूप में पाई जाती है। इन नदियों के किनारे चूने की अधिकता, रंग भूरा, मक्का, जौ, मिर्च, सरसों इत्यादि की कृषि के लिए उपयुक्त होता है। मतलब इसमें चूने की अधिकता होती है, ठीक है, कगारी मृदा में। इसका रंग जो होता है वो भूरा होता है और इसमें कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं तो मक्का, जौ, मिर्च, सरसों इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है लाल बलुई मिट्टी। यह पठारी मिट्टी है जो कैमूर एवं रोहतास के पठारी भागों में मिलती है। जैसा हम लोगों ने देखा था, जो आपका बिहार का दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र था वहां लाल बलुई मिट्टी पाई जा रही थी, तो यह जो है कैमूर एवं रोहतास के पठारी भागों में मिलती है। बालू की मात्रा अधिक तथा उर्वरा शक्ति इसमें काफी कम होती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा और सबसे अंतिम जो है वह है दक्षिणी सीमांत पठार की मृदा। ठीक है, तो संकीर्ण दक्षिणी पठार में मिलने वाली अवशिष्ट मृदा जो मुख्यतः लाल एवं पीले रंग की होती है, यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला हो गया आपका लाल एवं पीली मृदा। यह जो है आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के विघटन एवं वियोजन से निर्मित होता है। इस मृदा का विस्तार दक्षिण पूर्वी बिहार के मुंगेर में खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, जमुई, गया, नवादा, औरंगाबाद पठारी क्षेत्र और बांका में पाई जाती है। तो यह इंपॉर्टेंट कुछ क्षेत्र हैं जहां पर लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है, याद रखिएगा। लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। उर्वरा शक्ति कम होने के कारण मोटे अनाज, दलहन इत्यादि की खेती इसमें की जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका कैमूर पठार की लाल बालू का युक्त मृदा। ठीक है, पश्चिम में कैमूर श्रेणी के समीप से पूर्वी भाग में स्थित राजमहल की पहाड़ी तक, उत्तरी छोटा नागपुर पहाड़ी के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में लाल बालू का मृदा पाई जाती है। इसका रंग पीलापन युक्त लाल होता है एवं प्रकृति अम्लीय होती है। प्रकृति याद रखिएगा कि अम्लीय होती है। बालू की मात्रा अधिक होने के कारण यह कम उपजाऊ होती है। इस मृदा में ज्वार, बाजरा इत्यादि मोटे अनाजों की खेती होती है। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बिहार में मृदा के वर्गीकरण के बारे में। अब हम लोग देखेंगे बिहार में मिट्टी से संबंधित कुछ समस्याएं, ठीक है, और उसके निदान के बारे में भी देखेंगे। नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पड़ने वाली वनस्पतियों के नष्ट हो जाने, अनियंत्रित पशुचारण, पहाड़ी ढालों पर होने वाली कृषि तथा अनियंत्रित खनन प्रक्रिया ने बिहार की उपजाऊ मिट्टी के भूपृष्ठीय आवरण को काफी हानि पहुंचाई है। मृदा अपरदन के कारण नदी घाटियों में अवसादन तथा बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे बिहार का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। और ये जो है समस्याएं हैं मृदा से संबंधित, और इससे संरक्षण हेतु मृदा संरक्षण के लिए जो है कौन कौन से उपाय बिहार में अपनाए गए हैं यह देख लेते हैं। तो पड़ती भूमि पर घास एवं पेड़ पौधे लगाकर मृदा के कटाव को रोका गया है। पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। परिरेखीय जुताई तथा पट्टी कृषि पद्धति पर बल दिया जा रहा है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य किया जा रहा है। तीव्र ढलानों पर अवरोधक बांध का निर्माण किया जा रहा है ताकि अवनालिका अपरदन को रोका जा सके। फसल चक्र की क्रिया अपना करके मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। अतिचारण पर नियंत्रण किया जा रहा है और वृक्षारोपण के माध्यम से वायु रोधक प्रणाली का निर्माण भी किया जा रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूछे जा सकते हैं कि बिहार में मृदा अपरदन को रोकने के लिए या फिर मिट्टी के संरक्षण के लिए कौन कौन सी उपाय अपनाए जा रहे हैं। तो ये उपाय आप लिख सकते हैं, मेंस में भी लिख सकते हैं और पीटी में भी यदि पूछ दिया जाता है तो पीटी में भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देख लेते हैं बिहार की मिट्टियों के बारे में सारांश देख लेते हैं। ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी का यह सारांश है, ठीक है। याद रखने में आसानी हो इसलिए मैंने यह चार्ट बनाया है, ठीक है। देख लेते हैं, ये इस कॉलम में हमने मिट्टी के बारे में लिखा है, इसमें भौतिक या रासायनिक लक्षण, इसमें प्रमुख क्षेत्र जहाँ ये पाए जाते हैं और इसमें प्रमुख फसल जो इनमें उगाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका पर्वत पादीय मिट्टी। इनका अगर गुण देखें भौतिक एवं रासायनिक गुण, तो अपर्दित चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़ों से यह बनता है। इनका रंग भूरा होता है और प्रकृति जो होती है वह अम्लीय होती है। और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में ये पाए जाते हैं। और यदि देखें प्रमुख फसलों के बारे में, तो ये अब उपजाऊ होते नहीं है, इसलिए फसल इनमें उगाया नहीं जाता है जनरली। ये जो है वन क्षेत्र है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो तराई मिट्टी, तराई या दलदली मिट्टी जिसको कहते हैं। तो तराई मिट्टी के बारे में देखें तो इसमें जो है रेत एवं कंकर से युक्त ये मिट्टी होती है। इसका रंग जो है वह भूरा एवं हल्का पीला होता है, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, चंपारण एवं किशनगंज जिलों में पाए जाते हैं। और इसमें धान, पटसन एवं गन्ना की खेती की जाती है। जूट और पटसन लगभग सेम ही होता है, तो धान, पटसन एवं गन्ना की खेती की जाती है, ठीक। नेक्स्ट है बल सुंदरी मिट्टी। इसके बारे में पूछा भी जा चुका है, तो याद रखिएगा। यह चूना एवं क्षार युक्त होती है और इसका रंग जो होता है वह गहरा भूरा एवं सफेद रंग होता है, ठीक है। और यह पाई कहाँ जाती है, सहरसा, पूर्णिया, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर जिलों में यह पाई जाती है। और इसमें गन्ना, धान, गेहूं, मक्का तथा तंबाकू की खेती की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें चूना व क्षार की कमी पाई जाती है। गहरा भूरा या काला इसका रंग होता है और यह जो है काफी उपजाऊ होती है। कहाँ पाई जाती है, तो मुजफ्फरपुर हो गया, मुंगेर हो गया, चंपारण हो गया, पूर्णिया हो गया, सहरसा, भागलपुर एवं दरभंगा में मुख्य रूप से यह पाई जाती है, ठीक है। और इसमें जूट, गन्ना, आपका धान, गेहूं, मक्का, चना, अरहर इत्यादि की खेती की जाती है। मतलब अधिकतर खाद्यान्नों की खेती जो है इसमें की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इसमें देख लेते हैं तो क्षारीय एवं अम्लीय दोनों प्रकार की प्रकृति होती है इसकी। और इसका रंग जो होता है वो गहरा भूरा रंग होता है। किन जिलों में पाई जाती है, तो गया, पटना एवं रोहतास जिलों में। और इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ज्वार, बाजरा, अरहर, धान एवं गेहूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपकी टाल मिट्टी। टाल मिट्टी जो है उसका अगर गुण देखें तो बारीक से लेकर मोटे कणों वाली यह मिट्टी होती है। रंग जो होता है वह धूसर रंग होता है और यह भारी मिट्टी होती है, ठीक है। पटना, बाढ़, मुंगेर एवं भागलपुर क्षेत्र में यह पाई जाती है। दलहन, गेहूं एवं तिलहन की खेती इसमें की जाती है। नेक्स्ट आपका देखते हैं बलथर मिट्टी के बारे में। तो यह जो है रेत एवं कंकर युक्त मिट्टी होती है। प्रकृति इसकी अम्लीय होती है और रंग यदि देखें तो पीलापन लिए हुए लाल रंग इसका होता है। और यह कहाँ पाई जाती है, कैमूर के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। ज्वार, बाजरा एवं अरहर की खेती इसमें की जाती है, ठीक है। मतलब मुख्यतः मोटे अनाज की। नेक्स्ट है अभ्रक मिट्टी। अभ्रक मिट्टी यदि देखें तो इसमें अभ्रक की प्रधानता होती है, यह इसका गुण है। नवादा जिले के रजौली प्रखंड में यह पाई जाती है और इसमें मोटे अनाज एवं मक्का उपजाए जाते हैं, ठीक है। तो यह इस प्रकार से हम लोगों ने मिट्टी के बारे में देखा, ठीक। उसके बाद फिर मैप पर भी हम लोगों ने समझा इसको, ओके। मुझे लगता है कि मिट्टी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अब इसके बाद नहीं छूटना चाहिए। तो अब वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आप यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपये में आपको नोट्स भी मिल सकता है। टोटल बिहार स्पेशल नोट्स मिल जाएगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है 9525360283 पर, ठीक है। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, वीडियो को लंबा न करते हुए। जय हिंद, वंदे मातरम।